आज टॉप स्टोरी में सबसे पहले बात उस ढाई आखर की करते हैं जिसे प्रेम का बताया जाता है। कबीर का वो ढाई आखर भाषाओं का मोहताज नहीं होता है। अंग्रेजी में इसे आई लव यू कहा जाता है। आई लव यू कहिए, आई लव यू कहिए, या फिर किसी और तरीके से आई लव यू कहिए। शायद एक ही भावना सामने आती है, मंशा या मकसद सामने नहीं आता। यही बात बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने भी कही है। अंग्रेजी में 3 शब्दों के इस आई लव यू ने कई लोगों को मुश्किल में डाला होगा। उन्हीं लोगों में से एक नागपुर का शख्स था जिसने 2015 में एक नाबालिग लड़की के हाथों में हाथ डाला और आई लव यू बोल डाला। मामला पुलिस से होता हुआ कोर्ट तक पहुंच गया। सेशन कोर्ट ने उस शख्स को सजा सुना दी, लेकिन अब हाई कोर्ट ने उस शख्स को यह कहते हुए बरी कर दिया है कि सिर्फ आई लव यू कहना अपराध नहीं हो जाता जब तक कि उसके पीछे कोई गलत या यौन संबंध का इरादा ना हो। हाईकोर्ट का ये फैसला कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे कई सवाल भी जुड़े हैं। आप पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम कटघरे में खड़े करेंगे किसे, आई लव यू के विश्लेषण को। किसी को आई लव यू कहना तब तक अपराध नहीं है जब तक यौन इरादा साबित ना हो जाए। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने कहा है। 10 साल पुराने केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि आई लव यू कहना यौन इरादे का संकेत नहीं, सिर्फ भावना की अभिव्यक्ति है। अदालत एक 10 साल पुराने छेड़छाड़ के मामले की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि आई लव यू जैसे शब्द मात्र यौन मंशा को नहीं दर्शाते जब तक कि उसके पीछे कोई स्पष्ट इरादा न हो जो यौन दृष्टिकोण को दर्शाए। मुझे लगता है बहुत सही है, क्योंकि आज के बदलते हुए समावेश में जब एक बहुत वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि आप देखिए जो फैन मूवमेंट होता है, कितने क्रिकेटर्स, कितने बॉलीवुड के स्टार्स होते हैं, उनको लड़कियां जाके उनको बाहें भर लेती हैं, उनको किस कर लेती हैं। तो क्या हम ऐसे केसेस में हर जगह अरेस्ट करते रहेंगे और जेल भेजते रहेंगे? तो जब तक कि वो इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑफेंस नहीं प्रूव होता कि अगर सेक्सुअल असॉल्ट है, सेक्सुअल ऑफेंस है, अगर उसके इंग्रेडिएंट्स नहीं प्रूव हो रहे, तो मुझे लगता है कि ये ऑर्डर एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा और जो गलत केसेस किए जा रहे हैं उन पे रोक लगेगी। अब आपको पूरा मामला बताते हैं। बात 2015 की है। 17 साल की एक लड़की ने 35 साल के एक शख्स पर हाथ पकड़कर आई लव यू बोलने का आरोप लगाया। पीड़िता ने अपने पिता को जानकारी दी और पुलिस में FIR दर्ज हुई। 2017 में सेशन कोर्ट ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत 3 साल की सजा सुनाई। मामला हाईकोर्ट में पहुंचा और अब ऊपरी अदालत ने फैसले को पलट दिया। न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी फाल्के ने कहा कि किसी भी यौन अपराध के लिए आरोपी के द्वारा अनुचित शारीरिक संपर्क, जबरन कपड़े उतारना या अश्लील इशारों, टिप्पणियों जैसे कृत्यों का होना जरूरी है, जिससे महिला की गरिमा को ठेस पहुंचती हो। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि इस मामले में ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो कि आरोपी का असली मकसद पीड़िता के साथ यौन संपर्क स्थापित करना था। हाईकोर्ट ने यह भी साफ किया कि बिना किसी यौन इरादे के कहा गया आई लव यू छेड़छाड़ या यौन उत्पीड़न नहीं कहा जाएगा। केवल प्रेम का इजहार करना या अपनी भावना जताना कानून की नजर में यौन इरादे के तहत नहीं आता और ये मामला छेड़छाड़ या यौन उत्पीड़न की श्रेणी में नहीं आता। हाईकोर्ट को आरोपी के खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जो ये साबित कर सके कि लड़की का हाथ पकड़कर आई लव यू बोलने के पीछे उसका इरादा यौन उत्पीड़न का था। वैसे ये भी हकीकत है कि जिस वक्त केस दर्ज हुआ था उस वक्त लड़की नाबालिग थी। हालांकि इस फैसले के परिणामों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या अब कोई भी मनचला किसी लड़की को आई लव यू बोलकर निकल सकता है? यौन उत्पीड़न कानून में लगातार घूरना, पीछा करना भी अपराध है। यहाँ भी शारीरिक संपर्क नहीं है, लेकिन इसे यौन हमले की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन सवाल दूसरी तरफ भी है। अगर आई लव यू कहना भर अपराध की श्रेणी में आ जाए तो बहुत सारे नासमझ नादान बच्चे इसकी जद में आ सकते हैं। अब देखिए कई केसेस में अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, क्योंकि हम लोग अगर 18 साल से कम की बच्ची है और उसके साथ
अगर वो विलिंगली भी फिजिकल रिलेशनशिप करती है अपने क्लासमेट से, दोनों का लव अफेयर है जिसको हम लोग टीनेज रोमांस कहते हैं, उसमें रेप की चार्जेस लग जाती हैं और ये स्कूल के बच्चे जेल चले जाते हैं। तो कई जगह अब ये बात चल रही है कि अगर 18 से कम साल की लड़की है लेकिन अगर उनका लव अफेयर है और वो विलिंगली वो लड़की गई है लड़के के साथ, तो इसमें रेप की धाराएं नहीं लगनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब इन सब सेक्शंस में जो है दोबारा एक एनजीओज को लेके, स्टेक होल्डर्स को लेके इस पे बैठ के सोचा जाए कि हम क्या लड़कों के जीवन को बर्बाद नहीं कर रहे हैं। तो सवाल है कि वो संतुलन कैसे कायम हो जहां आई लव यू की मर्यादा भी बनी रहे और इसका अनचाहा इस्तेमाल करने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी हो सके। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। ये बात भी सही है ना कि आई लव यू कह दिया तो जेल हो जाएगी कि एफआईआर हो जाएगी, ये नहीं पता, लेकिन नियत कौन तय करेगा ये जानना जरूरी है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ वकील कर्णा नंदी जी मौजूद हैं। कर्णा जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। एक छोटा सा सवाल, क्या ये ढाई आखर यानी कि आई लव यू कह देने से एफआईआर, जेल कुछ भी हो सकती है? क्या प्यार करना या प्यार का इजहार करना डर का विषय बनने वाला है? देखिए, आई लव यू कहना अपने आप में क्रिमिनल नहीं हो सकता है, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा कि आई लव यू किस संदर्भ में कहा गया। अगर आप जजमेंट पढ़ें, रविंद्र लक्ष्मण नरेटे का जजमेंट, तब उसमें जाहिर होता है कि आदमी ने, लड़का नहीं था मेरे ख्याल से, क्लियर नहीं हो रहा उनकी उम्र कितनी थी। 35 एक एज। न्यूज रिपोर्ट में कहा कि वो 35 वर्ष की उनकी उम्र थी। 35। तो लड़की वापस जा रही है स्कूल से और 35 साल का आदमी आता है मोटरसाइकिल पे और उसका हाथ पकड़ लेता है। हाथ पकड़ के उसको जाने नहीं देता और फिर कहता है आई लव यू और अपना नाम बताओ। और ये भी सोचिए हाउ रिडिकुलस इट इज। ये कह रहे हैं आई लव यू और उनको नाम तक नहीं पता लड़की का। अब वो बात अलग है, वो छोड़िए, लेकिन उसका हाथ पकड़ के उसको आगे जाने नहीं दिया है इस लड़की को, 35 साल के आदमी ने, मोटरसाइकिल पे। तो फिर अगर ये फैक्ट्स एडमिटेड हैं तो फिर उस लड़के को रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, उस आदमी को, लड़का नहीं आदमी को रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के लिए कन्विक्ट क्यों नहीं किया गया? अगर आप जजमेंट पढ़ें, ये बहुत ही शॉर्ट जजमेंट है और उसमें बिल्कुल क्लियर नहीं है कि प्रोसिक्यूशन ने रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का आरोप क्यों नहीं लगाया। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट मतलब कि किसी को रोकना और आगे जाने नहीं देना जहां पे वो लीगली जा सकते हैं, राइट। दूसरी बात याद रखना जरूरी है कि अपेलेट लेवल पे अगर कन्विक्शन हुआ मैजिस्ट्रेट लेवल पे और केस ऊपर गया हाई कोर्ट तक या तो सेशंस कोर्ट तक, तो ऊपरी लेवल पर भी जज किसी और ऑफेंस के लिए कन्विक्ट कर सकते हैं अगर उसके इंग्रेडिएंट्स पहले से वहां पे इस्टेब्लिश कर दिए हों, सेक्शन 386E ऑफ द सीआरपीसी। इसका मतलब क्या है कि अगर फैक्चुअली इस्टेब्लिश कर दिया है कि लड़के ने उसको रोका और आगे जाने नहीं दिया, राइट, तो फिर उस आदमी ने, अगर फैक्चुअली प्रोसिक्यूशन ने एस्टैब्लिश कर दिया है, काम किया, तो फिर उसको रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के लिए कन्विक्ट करना चाहिए और उसके लिए कोई बहुत बड़ी सजा नहीं है, करीब 1 महीने ऐसे कुछ सजा है। तो लेकिन कुछ तो सजा होनी चाहिए। आई लव यू संदर्भ में देखना, तो यहाँ पे वी हैव अ फिजिकल एक्ट, लेकिन एक और संदर्भ भी हो सकता है। अगर कोई रोज किसी लड़की को फोन करके बोले आई लव यू आई लव यू आई लव यू, देन दैट विल बी साइबर स्टॉकिंग, अगर उसका कंसेंट नहीं है। तो ये पूरी चीज कंसेंट के ऊपर टर्न करनी चाहिए। दूसरी बात, अगर रोज उसके पास जाए और उसको बोले आई लव यू, तो फिर सेक्शन 509 मुझे लगता है बनना चाहिए, a word or gesture that outrages the modesty of a woman, and this also applies to children. जी कर्णा जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। मेरे साथ आभा सिंह जी भी जुड़ गई हैं, लेकिन आपके पास आने के पहले आपको एक बात बता दें। चर्चा आई लव यू की हो रही है
तो आपको उसी आई लव यू की एक और खबर दिखाना ज़रूरी है। मुंबई के एक बड़े स्कूल के नाबालिग छात्र को उसकी महिला टीचर ने आई लव यू कह दिया और बिना उसके साथ यौन संबंध बनाने लगी, यानी कि बिना उसकी मर्जी के। वो महिला टीचर उस लड़के को 5 स्टार होटलों में लेकर जाती थी और अपने मन का करती थी। उस लड़के ने स्कूल छोड़ दिया, लेकिन उस टीचर का इरादा नहीं बदला। अब पुलिस ने उस महिला टीचर को पॉस्को कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की ये कहानी बेहद चौंकाने वाली है। पूरी कहानी सुनने के बाद आपको समझ में आएगा कि इस शहर में सिर्फ अपनी ओर खींचने वाली चमक दमक ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसा है जो नैतिकता के तकाजे पर खरा नहीं उतरता। ये कहानी तब सामने आई जब मुंबई पुलिस ने शहर के एक बड़े स्कूल या यूं कहें कि 5 स्टार स्कूल की महिला टीचर को गिरफ्तार किया। 40 साल की उस टीचर पर अपने ही स्कूल के छात्र से यौन शोषण का आरोप है। आरोप है कि शादीशुदा टीचर ने अपने छात्र के साथ कई बार यौन संबंध बनाए। आरोप ये भी है कि यौन शोषण से पहले वो महिला टीचर छात्र को शराब पिलाया करती थी। इतना ही नहीं, महिला टीचर ने छात्र को एंटी एंजाइटी की गोलियां भी दी। छात्र की उम्र 16 साल है, लिहाजा महिला टीचर पर पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया है। बालिग हो गए तो उनके लिए आईपीसी और बीएनएस का लॉ जो है उसके अंदर भी प्रोविजन है। लेकिन खासकर अगर मैं लड़कों की बात करूं तो लड़का जो है अगर 18 के अंदर है तो इस पे प्रोटेक्शन लड़के के लिए है, लेकिन अगर लड़का 18 के ऊपर हो गया तो ये सेम प्रोटेक्शन लड़कों के लिए एप्लीकेबल होगा। बताते हैं कि अपने छात्र पर महिला टीचर की नजरें तब दिखी जब दिसंबर 2023 में स्कूल का वार्षिक उत्सव मनाया जाना था। डांस ग्रुप बनाने के लिए स्कूल में बैठकों का दौर शुरू हुआ। बैठक के दौरान महिला टीचर छात्र की ओर आकर्षित होती गई। फिर महिला टीचर ने अपने मकसद को अंजाम तक पहुंचाने की कवायद शुरू की। जनवरी 2024 में टीचर ने छात्र के सामने यौन संबंध बनाने का प्रस्ताव रखा। छात्र ने शुरुआत में नाराजगी जाहिर की और महिला टीचर से बचने लगा। फिर टीचर ने अपने एक महिला मित्र की मदद ली और फोन दखल देने के लिए कहा। टीचर की दोस्त ने नाबालिग लड़के को फोन किया और समझाया कि बड़ी उम्र की महिलाओं और किशोर लड़कों के बीच संबंध काफी आम हो गए हैं। टीचर की दोस्त ने छात्र से ये भी कहा कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। छात्र से यौन शोषण का सिलसिला चलता रहा। परिवार ने छात्र से उसके बदले हुए व्यवहार को देखते हुए बात की और छात्र ने पूरी सच्चाई बता दी, मगर परिवार ने चुप रहने का फैसला लिया क्योंकि इसी साल वो स्कूल से पास होने वाला था और इसी के लिए परिवार कुछ भी बोलना नहीं चाहता था। मामला तब बिगड़ा जब शिक्षिका की एक दोस्त ने फिर से छात्र को कांटेक्ट करने की कोशिश की और उसके बाद इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अगर लड़का 18 साल का होता तो इस मामले में क्या होता। ये लड़कियों के साथ में तो अक्सर हमने काफी बार सुना हुआ है, जो कि बहुत गलत ही है, नो डाउट। लेकिन लड़कों के साथ में जो हुआ है इस वजह से तो एक तरीके से समझ में आ रहा है कि बच्चे जो है, लड़का हो या लड़की हो, उस स्कूल में सेफ नहीं है, क्योंकि किन की भूख का ये शिकार बने और इनका करियर उस पर डाउनफॉल हो, इनकी पढ़ाई की शायद वो लोग बैकआउट कर ले, तो ऐसे भी इंसिडेंट्स बाहर आते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि फर्क सिर्फ ये है कि 18 के अंदर है तो आज ये लड़का विक्टिम है। अगर ये 18 के ऊपर होता था तो ये विक्टिम नहीं होता था, ये आरोपी बन सकता था। सवाल मोटी फीस लेने वाले 5 स्टार स्कूलों पर भी है। बात लड़के या लड़की की नहीं, बल्कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा की है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। हमारे साथ करुणा नंदी, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट, और आभा सिंह, वरिष्ठ वकील बॉम्बे हाई कोर्ट, दोनों जुड़ी हुई हैं। आभा जी, आपकी तरफ रुख करूंगी। समझना चाहेंगे कि एक और तो लड़की का हाथ पकड़कर आई लव यू कह दिया तो उसके खिलाफ एक्शन, लेकिन अगर महिला, वो भी टीचर, अपने छात्र के साथ ये करे, क्या कहेंगी और कानून क्या कहता है इस पर? कानून तो बहुत साफ है। जिस महिला टीचर ने उस बच्चे के साथ, जो कि नाबालिग है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं, तो जो है वो सेक्शन 5F ऑफ द पॉक्सो एक्ट, उसमें उसके ऊपर गंभीर आरोप लगते हैं। और यही नहीं, इसमें तो जो सेक्शन 6 है वो एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की बात करता है और कहता है कि इसमें मिनिमम 20 साल की सजा हो सकती है, आजीवन कारावास की बात करते हैं, और यहाँ तक डेथ, फांसी की भी सजा दी जा सकती है, स्पेशली अगर वो जो महिला है जो उसके
क्योंकि वो अगर जो भी सेक्सुअल ऑफेंस कर रहा है वो अगर स्कूल का टीचर है, स्टाफ में है, तो ये बड़ा क्लियर कहता है कि ये इस तरह की सजा दी जाएगी। तो मुझे लगता है कि इस केस में सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। हो सकता है फांसी ना हो, लेकिन आजीवन कारावास जरूर दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने एक जो स्कूल की एक जो सैंक्टिटी है वो भी तोड़ी है, एक गुरु शिष्य की जो परंपरा है उस पर भी आघात किया है, और एक टेंडर माइंड को इस तरह से उन्होंने वो किया है। तो ये इस केस में तो बहुत सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, और मैं आशा करती हूँ दी जाए। बट हाँ, जो आई लव यू वाली बात थी, उसमें जो नागपुर बेंच के हाई कोर्ट में जो अपना जो जज ने रीजन ऑर्डर दिया, उनका यही कहना था कि कोई सेक्सुअल इंटेंट नहीं थी, कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं था, और जो डेफिनेशन है 354A की वो सही नहीं बैठ रही थी, क्योंकि वो जो एक आदमी था, अगर आप पता नहीं है 35 साल का था, तो वो बस सामने आया, आई लव यू बोला और उसके बाद चला गया। उसने पहले आगे कभी उसको फॉलो नहीं किया और अपना बोल के चला गया, शायद इस वजह से, क्योंकि जज ने कहा कि सेक्सुअल असॉल्ट इंटेंट कोई नहीं था, कोई सेक्सुअल कॉनोटेशन नहीं था, कोई सेक्सुअल ओवरचर या पर्वर्टेड वे नहीं था, इसलिए लेकिन उसको आभा जी, यही पॉक्सो एक्ट तो ये भी कहता है ना कि किसी को घूर देना या किसी के अलग इस तरह से मंशा रखना, उस पर एक्ट ऑफ इसमें एक्शन हो जाएगा। तो इस तरह की बातों को क्या हम आज के समाज में इसको कैसे समझाएं? नहीं, पॉक्सो क्या, आईपीसी और आज बीएनएस वो तो कहता है कि अगर आपने आंख मार दी या घूर दिया, और अगर आप वो जजमेंट पढ़ेंगी तो उसमें जज ने लिखा है कि उसका कोई आई मूवमेंट नहीं है। जज ने बड़ा डिटेल लिखा है कि कोई उसने उस नजरों से उसको नहीं देखा, यहाँ तक लिखा है। तो ये हमको मानना पड़ेगा कि जज ने लिखा है कि कोई उस तरह का एंगल भी नहीं था। बट यस, अगर कोई पर्पसली घूर रहा है, विंक कर रहा है, तो वो जरूर वायलेटिंग द मॉडेस्टी में आएगा, जैसे करुणा जी बोल रही। लेकिन इस ऑर्डर में जो नागपुर बेंच का है, जज ने लिखा है कि उसने उस नजर से भी नहीं देखा उसको। करुणा जी, एक छोटा सा सवाल आपसे, जब इस तरह के मामले आते हैं तो क्या हम ये माने कि कानून के दायरे में रहकर इसका गलत फायदा भी उठा लिया जाता है? एब्सोल्युटली। आभा जी, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी, क्योंकि ये जो डिसीजन है नागपुर बेंच का, रविंद्र लक्ष्मण नरेटे, जैसे हम पहले अपनी राय दे रहे थे, इसमें बहुत साफ है कि लड़के ने उसका हाथ पकड़ा, आदमी ने, 35 साल के आदमी ने, जो मोटरसाइकिल पे था और 17 साल की लड़की को हाथ पकड़ के रोक रहा था, उसे आगे नहीं जाने दे रहा था। तो एक रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का कन्विक्शन बनता है, और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का कन्विक्शन कम से कम होना चाहिए। तो ये जो आई लव यू की बात हो रही है मीडिया में, और हमारी भी आई लव यू की बात हो रही है, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो संदर्भ में देखना पड़ेगा। और एक बार किसी ने बोल दिया तो वो अलग बात है, लेकिन अगर किसी को रोका इस तरीके से, तो ये तो नहीं हो सकता। अगर कोई आगे जा रहा है और किसी ने आई लव यू बोल दिया और वो बच्ची आगे चली जा रही है, किसी मतलब आदमी ने बोल दिया, I'm not entirely comfortable with this, but ठीक है, it's on the margin and maybe there should be no criminal action, that there should be a moral action. लेकिन इस संदर्भ में वो wrongful restraint का conviction होना चाहिए था। देखिए, मामले दर मामले इसी तरह से बदल जाते हैं, लेकिन अगर कुछ रह जाता है तो वो है फैसला। करुणा नंदी जी, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट, और आभा सिंह जी, वरिष्ठ वकील बॉम्बे हाई कोर्ट, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की सड़क की बात करते हैं। ग्वालियर की सड़क भ्रष्टाचार और बद इंतजामी की पोल खोल रही है। कुछ दिन पहले ही बनी सड़क जगह जगह से धसक रही है। आज 8वीं जगह से धसक गई, और बता दें कि करोड़ों की लागत से 15 दिन पहले सड़क बनकर तैयार हुई थी। महज 24 घंटे के बाद ही सड़क के धंसने का सिलसिला शुरू हो गया है। एनडीटीवी लगातार इस खबर को दिखा रहा है और आपको बताएंगे कि क्या हाल है वहां से रोज गुजरने वाले लोगों का। हम इस समय उसी रोड पर हैं जो पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है जी। चेतकपुरी रोड है ग्वालियर की, और ये इसका नाम ही अब करप्शन रोड हो गया है, क्योंकि इसका जो करप्शन है वो रोज़ निकल के बाहर खुद आके बता रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये रोड आज 15वां दिन है और 8वीं बार ये रोड खुदी है। ठीक है, ये जो है ये आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी रोड नीचे की साइड में जा रही है, और जो है अभी इसमें ये काम किया जा रहा है।
और लोग लगे हुए हैं इसको ठीक करने के लिए, उनका प्रयास जारी है। क्या 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 हो गया है इसमें? पानी की लाइन टूट गई है। अच्छा, हाँ। कब टूटी है? सवेरे। अच्छा, तो ये जो कब डली थी पानी की लाइन? पुरानी लाइन डली है। तो ये सड़क बनाई गई थी तो फिर उसको देखा नहीं गया था क्या? पुरानी लाइन टूट गई है। अच्छा, और क्या? तो कल भी तो सड़क टूटी थी यहाँ। कल का पता नहीं है हमें। अच्छा अच्छा, तो आप देख सकते हैं कल भी ये सड़क यहाँ जो है धसकी थी, है ना, हमें निकलते हुए कल भी ये सड़क ऐसे ही निकली थी और यहाँ जो है एक बड़ी सी सुरंग निकल पड़ी थी और यहाँ जो आप देख सकते हैं कि कल भी ये सड़क यहाँ टूटी थी। जो हिस्सा बचा था वो आज टूट के गिर चुका है और अब इसको फिर निकाला जा रहा है और उसके कारण इसमें पानी की लाइन भी टूट गई है और पानी भरने लगा। सुबह जो है अचानक लोग जब यहाँ से निकल रहे थे यहाँ ये पानी निकलना शुरू हुआ और फिर सड़क को नीचे धसकना शुरू हो गया। और अब मध्य प्रदेश से आपको सीधे लेकर चलते हैं बिहार की ओर, जहां मेरे सहयोगी मनोरंजन भारती एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे हैं AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी से। धन्यवाद मनोज्ञा, और सीधे चलते हैं ओवैसी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला NDTV से बातचीत करने के लिए। मेरा सबसे पहला सवाल है, क्या आपत्ति है आपको, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, जो रिवीजन हो रहा है मतदाताओं का बिहार में? देखिए बाबा, ये रिवीजन समरी इंटेंसिव रिवीजन है। ये इलेक्शन कमीशन ने तो SSR कर दिया था, अभी SSR करके आपने लोकसभा के चुनाव करवाए और जनवरी में ये बात भी कही जा रही थी कि उसी वोटर लिस्ट पर होगा। हमारा ऑब्जेक्शन ये है, जो हमने इलेक्शन कमीशन लेटर लिखा, कि आपने जो डेट्स बनाए हैं, मिसाल के तौर पे डेट्स आपने क्या बनाए हैं कि जो 1787 को पैदा हुए वो सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ बताए, जो 1787 से 2012-2004 में पैदा हुए वो अपना डेट ऑफ बर्थ और अपने किसी माता या पिता का डेट ऑफ बर्थ दें, जो 2/12/2004 के बाद पैदा हुए वो अपना बर्थ ऑफ सर्टिफिकेट दे, अपनी माँ का दे, अपने पिता का दे। बाबा, इसका रैशनल क्या है? इसका रैशनल क्या है बताइए हमको। ECI से पूछना है कि रैशनल क्या है, और आपने ये डेट्स क्यों चूज किए? आप ECI ने डेट्स क्यों चूज किए? सेकेंडली ओवैसी साहब आपके पास कागज है तो दिखा दीजिए। नहीं है ना बाबा, देखिए इसमें है ना, देखिए इसमें हमने जो लेटर लिखा वो लेटर में है, ECI के प्रेस नोट में है। दूसरी बात यह है बाबा, अगर आप बिहार के हैं, लोग माइग्रेट करते हैं, अगर मनोरंजन भारती अपना घर बदलते हैं तो उनको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट क्यों देना चाहिए बताइए भाई? आप तो बिहार के वोटर हैं, अगर आप जा रहे हैं तो आप वोटर को बर्डन कर रहे हैं। अच्छा, ये एज की बुनियाद पर क्या है? जो 87 7 तारीख को पैदा हुआ जुलाई को, उसको सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, जो 87 और 2004 के दौरान पैदा हुआ उसको अपना और अपने किसी माँ बाप का, जो 2012-2004 के बाद पैदा हुआ वो कहां देगा? अच्छा बाबा, और एक बात, आपने 2024 की वोटर लिस्ट पे चुनाव करा दिया, हाँ, चुनाव रिजल्ट आ गया, ठीक है। आप विधानसभा के चुनाव में आप कह रहे हैं कि 4.96 करोड़ का हम आ गए, वैसे ही 2,70,00,000 वोटर्स अभी बाहर हैं बाबा। तो क्या आप 2 डिफरेंट क्लासेस नहीं क्रिएट कर रहे हैं, जो आर्टिकल 14 का वायलेशन है? भाई, राइट टू इक्वालिटी होनी चाहिए ना संविधान में, तो आप 2 क्लास में अच्छा, इसका रीजनेबल बेसिस क्या है? अगर ये पायलट प्रोजेक्ट, अच्छा बाबा बिहार का देख लीजिए, बिहार में जो बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्टर होता है, जो डेट्स को सामने रखिए आप, 1787 से 2/12/2004 और 2/12/2004 के बाद, बिहार में 2004 में सिर्फ 11% लोगों ने अपना बर्थ सर्टिफिकेट निकाला, 2005 में 16% निकाला। अरे भैया, आप क्या करने जा रहे हैं? ये अब इनको आप कह रहे हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट निकालो, ये कैसे होगा? अच्छा, BLOs आएगा मनोरंजन भारती घर पर 2-3 मरतबा आएगा। सीमांचल का एरिया है, लड़के मुंबई में है, दिल्ली में है, हैदराबाद में है, पंजाब की खेतों में है, वो उसका अलग मसला है। तो BLO क्या कर सकता है? BLO ERO को बोल सकता है कि सस्पेक्टेड फॉरेन नेशनल है, इसको सिटीजनशिप एक्ट 1955 आ गया इसमें। नहीं, आपकी सारी बात लाइवलीहुड चला जाएगा। आपकी सारी बात सही है, तो आप किसके मंशा पे क्या शक कर रहे हैं? आप क्यों किया जा रहा है?
देखिए, हमारा बोलना यह है कि पिछली मर्तबा जब एसआईआर हुआ था 2003 में, तो 2 साल विधानसभा के चुनाव को थे, 1 साल लोकसभा का था। अब ऐसी कौन सी आसमानी सुल्तानी आ गई कि आपको 1 ही महीने में करना है? बताइए आप बाबा, समझिए 8-9 करोड़ वोटर्स को आप 1 महीने में कर देंगे? क्या जादू की छड़ी है बीएलओ के पास? जबकि उनकी ट्रेनिंग भी नहीं हुई, इसकी उनकी ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं हुई। वो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। कितना कर पाएंगे बताइए? देखिए, ये हमारा संविधान में जो इलेक्शंस है वो तो डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, जश्न है। अगर आप वोटर ही छीन लेंगे मुझसे तो कौन क्या जीतेगा? और ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज, जो अभी भी हम उर्दू में बोलते हैं कि ख्वाब गफलत में है, अभी कितने हजार वोटों से सत्ता चलेगी तुम्हारे पास से? 20,000 40,000 वोट थे ना खाली, कुल वोट जो राजद अलायंस को दूसरों मिले। हाँ, वो बहुत होश के कम नाम वोट था। मिले। हाँ बिल्कुल। तो अभी आप देख लीजिए भाई, लोकसभा का चुनाव गलत था क्या? बाबा एक बात सुनिए, अगर लोकसभा के चुनाव में आप चुनाव हार गए, एग्जाम्पल 20,000 वोट से, अब ये नई वोटर लिस्ट में आ जाएगा कि भाई वो 20,000 कम हो गए, तो मुझे चैलेंज करने दीजिए ना मनोरंजन भारती को, उस इलेक्शन के रिजल्ट को। तो आपका कहना है कि आप 2024 के लोकसभा इलेक्शन को चैलेंज करेंगे? नहीं नहीं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी और मनोरंजन भारती ने 25,000 वोट से इलेक्शन चुनाव हार गया आपने, अब वोटर लिस्ट में 24,000 कम हो गए, अब बताइए, तो मुझे राइट मिलना चाहिए ना उसको चैलेंज करने के लिए? तो ये हमको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये भी तो है ना कि केवल आप ही के वोटर नहीं कट रहे होंगे, कटेंगे तो सबके वोटर कटेंगे। आप ही को सब ज्यादा चिंता क्यों है? नहीं ना, हम तो सबका कह रहे हैं। मेरा वोटर नहीं कह रहा हूं, आपका वोटर नहीं, ये तो बिहार का वोटर, ये तो बिहारियों का नुकसान होगा, और खास तौर से बिहार के उन इलाकों का नुकसान होगा जहां पर सैलाब आता है। 1 महीना 2 महीने तो बिल्कुल जमीन कटती है, हजारों एकड़ जमीन कट जाती है। बाबा इसका अच्छा, अगर आप ये कह रहे हैं कि इलीगल माइग्रेंट का आपने कह दिया, तो भैया उसका डेटा तो बताइए, कितने इलीगल माइग्रेंट है? अच्छा, कौन सा डेटाबेस से स्क्रूटनाइज करेंगे डॉक्यूमेंट्स को आप? हम ये कह रहे हैं कि ईसीआई अगर पायलट टेस्ट करना था तो दिल्ली का कर लेते, यूनियन टेरिटरी है। आप एसएसआर जो आपकी 2024 की लिस्ट है, वोटर लिस्ट, उस पर चुनाव कराइए। 1 महीने में कैसे होगा? आपने उनको ट्रेनिंग नहीं दी, ह्यूमनली इम्पॉसिबल है काम ये। और हमको पूरा शक है और डर है कि कई लाखों में नहीं, करोड़ों में हो सकता है कि लोगों के नाम ना है उसमें। तो इससे तो नुकसान चिराग पासवान को भी हो सकता है, मांझी जी को भी हो सकता है, जेडीयू को भी हो सकता है। देखिए, नुकसान चिराग पासवान का, एमआईएम पार्टी का, या बीजेपी का, या किसी और पार्टी का नहीं, नुकसान लोकशाही का होगा, जमहूरियत का होगा, गरीब वोटर का होगा, बिहार के वोटर का होगा, जो अपनी पसंद और नापसंद का इजहार करना चाहता है। अगर आप उससे उसका राइट छीन लेंगे तो उनका सबसे बड़ा नुकसान है। पॉलिटिकल पार्टी तो छोड़िए, तो असल जो बिहार की आवाम है उनका नुकसान हो जाएगा। तो आप इलेक्शन कमीशन से क्या गुजारिश करते हैं, क्या मांग है आपकी इस पर? अरे हम इलेक्शन कमीशन से कह रहे हैं कि इतनी जल्दी आप फैसला क्यों लिए? अगर हम चुनाव के दरमियान जाते, इलेक्शन ईसीआई बोलता है कि आर्टिकल 329 में हम लोग सुपीरियर बॉडी है। अभी तो सुपीरियर इलेक्शन नहीं है, आप बात करिए हमसे, पूरे ऑल पार्टी मीटिंग को बुलाइए, हमारे सवालात है, मैंने लेटर लिखा, अब तक मुझे जवाब नहीं आया। इतनी, अरे आसमान गिर रहा है क्या? बताइए, कयामत आने वाली है, क्या होने वाला है बताइए, कि आपने अचानक इसको ऐलान कर दिया। तो आप सब मिलकर अदालत क्यों नहीं जाते हैं? अरे ईसीआई के पास अब हर चीज अदालत जाएंगे तो ईसीआई के पास क्या है फिर? ईसीआई एक ऑटोनोमस बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनको राइट है, हमको राइट है उनसे पूछने का। वो हम सबको बुलाएं, ऑल पार्टी को बुलाएं, मीटिंग लें, हमारे चीजों को सुने, उसके बाद आप जो फैसला लेते हम कबूल करेंगे उसको। बिहार में कितनी सीटें लड़ रहे हैं? क्या कोई मोर्चा बना रहे हैं क्या, या महागठबंधन का हिस्सा होंगे? उस पर क्या है आपकी रणनीति? देखिए, अख्तर ईमान साहब हमारे जो अध्यक्ष हैं वो कोशिश कर रहे हैं। हमने कहा पूरी कोशिश करिए आप, क्योंकि चुनाव के बाद कोई ये ना रोए कि मम्मी मम्मी हमसे हमारा चॉकलेट छीन लिए। तो हमने कहा कि आप पूरा कोशिश कर लीजिए, और अगर वो राजी हुए तो हम भी राजी। हम भी नहीं चाहते कि दोबारा एनडीए हो, बीजेपी वहां सरकार बनाए, मगर अगर वो लोग नहीं चाहेंगे तो हमको तो चुनाव लड़ना है ना। और हम तो 2 विधानसभा में अपने कैंडिडेट 1 महीना पहले डिक्लेयर कर चुके हैं।
बहादुरगंज में और ढाका में, और हमारे कैंडिडेट मेहनत कर रहे हैं और दूसरी जगह हम खड़ा करेंगे। मगर अब ये उनको सोचना है, मगर हमारी तैयारी चल रही है और तेजी पैदा करेंगे और इंशाल्लाह हमारे विधायक अब के जीत कर जाएंगे और पार्टी से टिके हुए रहेंगे और उस आवाम की खिदमत करेंगे। तो इस बार आपने पहले ही बोल दिया कि भाई हमारे ये इतने कैंडिडेट हैं, अपने गठबंधन में रखना रखो, बाद में ये मत बोलना कि मुसलमान वोट में बंटवारा कर दिया। नहीं, कोई क्या गुफ्तगू हुई, कितने कैंडिडेट हम खड़ा करेंगे, सब कोई सी बात नहीं हुई। वो अब तक अख्तरुल ईमान साहब ने कल स्टेटमेंट दिया कि कोई उनसे बात नहीं की अभी तक, जिम्मेदार आदमी। ऐसे कोई एक 8 मरतबा के 7 मरतबा के विधायक है, उन्होंने जो सीनियर लीडर उन्होंने बात की अख्तर साहब से, उसके बाद से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो ठीक है, अब वो अगर वो अपना फैसला नहीं लेंगे तो हमको तो अपना फैसला लेना है। हम जिम्मेदारी हमको, और हमारी लड़ाई सीमांचल हमारी मेन लड़ाई है और बाहर भी हम जाएंगे। इस बार बिहार के चुनाव में जो मुस्लिम जो माइनॉरिटी का इशू है वो काफ़ी बड़ा है, खासकर वक्फ का जो मामला है। पिछले दिनों भी बहुत बड़ी रैली हुई है, भले ही वो तेजस्वी यादव ने की हो, लेकिन ये मुद्दा है वहाँ पे, इस पे वोट डिसाइड होगा। क्या आपको लगता है पोलराइजेशन हो सकता है इसको लेकर के? अब बाबा ऐसा लगता है चुनाव आते ही कि मीडिया को लगता है कि सिर्फ मुसलमान वोट डालता है, ना प्रकाश वोट डालता है, ना यादव वोट डालता है, ना ईबीसी वोट डालता है, ना पासवान डालता है, ना माझी डालता है, ना चमार डालता है वोट, तो अब ये दलित डालता है। तो अब ये तो गलत बात है भाई। आप बिहार में जो सबसे बड़ा मिसगवर्नेंस और सबसे बड़ा अंडर डेवलपमेंट और नाइंसाफी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, वो सीमांचल के इलाके में देख रहे हैं। आप कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है वहां पर। आज वहां पर किसानों को उनका रेट नहीं मिलता। वहां पर कौन से एक अलीगढ़ का कैंपस है वो भी बंद होने के दहाने पर आ गया। बहुत से इश्यूज हैं, जमीन कट जाती है, जूनियर डिग्री कॉलेज का इशू है, मिस गवर्नेंस है, करप्शन है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मुसलमान बोल के नहीं। सीमांचल का बैकवर्डनेस इतना है, अगर वो इलाका, अगर सीमांचल डेवलप होगा तो देश के हित में होगा, वो मगर उसको पूछता नहीं उस इलाके को। तो सिर्फ मुस्लिम वोटर बोलकर ये कहना मैं नहीं मानता इस बात को, बल्कि पूरा हर समाज, हर समुदाय वोट डालता है। तो जाहिर है उन सबको देखकर ही फैसला करेंगे। एक और इशू है सर, कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और फिर से शुरू हो गया है कि बिना नाम के और लाइसेंस वाली दुकानें बंद होंगी। देखिए, अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया था, जब प्रदेश सरकार ने कुछ एक ऑर्डर निकाला था। ये बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश की इन विजिलेंटी ग्रुप्स को रोकना क्यों नहीं चाहती? आखिर किस्सा क्या है? इनको आप रोकिए ना। जो मुजफ्फरनगर में जहां पर बाईपास के पास पिछले 10 साल पहले तो इस तरह की कोई गड़बड़ नहीं होती थी। कांवड़ यात्रा जात्री थी, आती थी, लोग उसका इस्तकबाल भी करते थे, चाहे मुसलमान हो कोई भी हो। अब कोई ये ग्रुप्स बनकर वहां पर जाकर किसी को होटल में बोलते कि आधार कार्ड दिखाओ। अरे भाई, तुम होते कौन हो? तुम क्या एसपी हो? तुम क्या हो? तुम आरडीओ हो, एसडीएम हो? नहीं दिए तो तुम्हारा पैंट उतारो। अब बाद में मालूम हुआ है कि उसका नाम गोपाल है। अबे गोपाल हो या कोई हो, तो आपको तो राइट ही नहीं है। ये जो अनार्की चल रही है, ये जो गुंडागर्दी चल रही है कि बस हमको राइट है, बीजेपी पावर में है तो हम कुछ भी कर लेंगे। ठीक है, पुलिस ने उनको नोटिस दी है, मगर पुलिस क्या उनको पकड़ेगी? क्या पुलिस उनको बुलडोजर का डर दिखाएगी? या पुलिस कुछ नहीं करेगी? तो ये अगर सरकार कमजोरी के मुजाहरे कर रही है तो इन लोगों को हिम्मत मिल रही है कि हम जो चाहे कर सकते हैं, बीजेपी सत्ता में। चलिए ओवैसी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने। धन्यवाद सर। और अब तो ये थे असदुद्दीन ओवैसी, और हमेशा की तरह अपने तीखे मिजाज और तल्ख अंदाज में जवाब देते हुए, बिहार की राजनीति पर सवाल उठाते हुए, ये कहते हुए कि 8-9 करोड़ वोटर्स की जो लिस्ट है उसे अपडेट करने के तरीके पर सवाल उठाया है, उसकी शर्तों पर सवाल उठाया है, और साथ ही साथ ये भी कि 1 महीने में आखिरकार ये अपडेट होगा कैसे। वोटर लिस्ट जिन इलाकों में सैलाब आता है वहां पर नुकसान हुआ होगा, उस नुकसान की भरपाई करने के पहले कैसे उसको हैंडल किया जाएगा। करोड़ों वोटरों के नाम काटे जाने का अंदेशा, और इस पर भी सवाल उठाया है। चुनाव आयोग ने जल्दबाजी में क्यों लिया है ये फैसला, ये भी सवाल उठाया है। तो उत्तर प्रदेश में
काऊ विजिलेंटे, यानी कि जैसे ही अब आने वाले दिनों में शुरू होगी कांवड़ यात्रा, उस पर क्यों लिखना होगा नाम, और इस पर भी अब हो रहा है सवाल जवाब। बिहार में गठबंधन को लेकर किसी ने बात नहीं की है, ये बहुत बड़ा खुलासा है, बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने। जिस तरह से बातचीत चल रही थी, लेकिन बातचीत क्या हुई ही नहीं है। कितनी सीटों पर लड़ेंगे इस पर खुद ही फैसला लेंगे असदुद्दीन ओवैसी। बिहार के सीमांचल में कोई विकास नहीं हुआ है, तो अब ये भी सवाल उठ गया है कि पहले जब कांवड़ यात्रा होती थी तो उसके बाद और अब में क्या अंतर आया है। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर सियासी विवाद तो पुराना है, अक्सर इस पर सवाल उठते रहे हैं। कर्नाटक के सीएम सिद्धिरमैया ने हासन शहर में दिल के दौरे से लगातार हो रही मौत को कोविड वैक्सीनेशन से जोड़ दिया था। अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने आईसीएमआर की एक स्टडी जारी की है, जिसमें यह साफ कहा गया है कि अचानक हो रही मौतों का कोविड वैक्सीनेशन से कोई कनेक्शन नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट। अचानक दिल की गति रुक गई और फिर मौत। एक के बाद एक लगातार आ रहे ऐसे मामलों में अक्सर ठीकरा फूटा कोविड के दौरान दिए गए वैक्सीन पर। लेकिन अब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि आईसीएमआर और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी एनसीडीसी ने अपनी स्टडी में साफ किया है कि देश में हार्ट अटैक से होने वाली अचानक मौतों का कोविड वैक्सीन से कोई सीधा संबंध नहीं है। स्टडी 18 से 45 साल के लोगों की अचानक मौत पर आधारित है, जिसमें कहा गया है कि भारत की कोविड वैक्सीन सेफ और इफेक्टिव है। इससे होने वाले गंभीर साइड इफेक्ट्स के मामले रेयर हैं। स्टडी में बताया गया है कि अचानक हुई मौतों की दूसरी वजहें हो सकती हैं। इनमें जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल, पहले से मौजूद बीमारी और कोविड के बाद के कॉम्प्लिकेशन शामिल हैं। ये भ्रामक वाली स्थिति है कि कोविड की वजह से डेथ हो रही है। और दूसरा जो कारण सबसे बड़ा आ रहा है वो हमारी लाइफस्टाइल इस प्रकार की है कि क्या व्यक्तियों को कुछ नहीं पता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारी लाइफस्टाइल बदल चुकी है, जिसके अंदर कईयों को डायबिटीज है। अच्छा, कई लोग जिम के अंदर जाते हैं, हाई प्रोटीन डाइट खा रहे हैं, उनको जितनी इंडिकेशन है उससे भी ज्यादा खाते जा रहे हैं, ये सोच के कि मेरी मसल्स अच्छी बन जाएंगी। कोविड वैक्सीन पर काफी पहले से सियासी सवाल उठते रहे हैं। हाल में कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने आरोप लगाया कि कोविड वैक्सीन को जल्दबाजी में मंजूरी देना और लोगों को बांटना दिल के दौरे से हुई मौतों का कारण हो सकता है। कर्नाटक के सीएम का बयान तब आया जब हसन जिले में पिछले 40 दिनों में कम से कम 22 लोगों की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। इनमें से 5 की उम्र 19 से 25 साल के बीच थी। ज्यादातर मौतें बिना किसी लक्षण के हुई। और अब बात तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा की। दलाई लामा ने अपने उत्तराधिकार के मुद्दे को आज साफ कर दिया। साथ ही ये भी तय कर लिया कि अगला दलाई लामा चीन से बाहर का होगा। इस पर चीन तिलमिला गया है। क्या है ये पूरा मामला, जानिए मेरे सहयोगी सुशील बहुगुणा से। बौद्धों के सबसे बड़े गुरु दलाई लामा ने यह साफ कर दिया है कि उनका उत्तराधिकारी होगा, लेकिन उसे उनकी मृत्यु के बाद ही चुना जाएगा। यही नहीं, एक बार फिर यह साफ हो गया है कि अगला दलाई लामा चीन से बाहर का होगा। दलाई लामा के इस ऐलान का धर्मशाला समेत दुनिया भर में उनके लाखों करोड़ों अनुयायी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस ऐलान का महत्व इसलिए और भी ज्यादा है क्योंकि 2011 में दलाई लामा ने कहा था कि वो 90 साल का होने पर तिब्बती लामाओं और तिब्बत के लोगों के साथ चर्चा कर यह फैसला करेंगे कि दलाई लामा नाम की संस्था बनी रहे या नहीं। 6 जुलाई को दलाई लामा 90 साल के पूरे हो रहे हैं। दलाई लामा ने सोशल मीडिया एक्स पर एक रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज में बताया कि उनके उत्तराधिकारी का चुनाव तिब्बती बौद्ध परंपराओं के सभी प्रमुखों और शपथ से बंधे विश्वसनीय धार्मिक गुरुओं के साथ विचार विमर्श से होना चाहिए, जो दलाई लामा की परंपरा से करीबी से जुड़े रहे हैं। पुरानी परंपराओं के मुताबिक ही नए दलाई लामा की खोज और पहचान होनी चाहिए। किसी और को इसमें दखल देने का अधिकार नहीं है। दलाई लामा के इस बयान से साफ है कि उनके उत्तराधिकारी के चुनाव में चीन की भूमिका नहीं होगी। दलाई लामा के इस बयान में गेदान फोद्रांग ट्रस्ट की भूमिका को स्पष्ट किया गया है, जिसे दलाई लामा ने अपने उत्तराधिकारी की खोज की जिम्मेदारी की देखरेख का जिम्मा दिया है। इस ट्रस्ट के अधिकारियों ने भी स्पष्ट किया कि अगला दलाई लामा स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकता है, वयस्क भी हो सकता है। दलाई लामा के इस ऐलान पर चीन की प्रतिक्रिया का इंतजार था, जो तुरंत ही आ गई।
चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि दलाई लामा का उत्तराधिकारी पणशेन लामा और बाकी बौद्ध गुरुओं को स्वर्ण कलश से ड्रॉ के जरिए ही चुना जाना चाहिए, जो कि पुरानी परंपरा है, और उस पर चीन सरकार की मुहर लगनी चाहिए। यानी दलाई लामा के उत्तराधिकारी को तभी माना जाएगा जब चीन की सरकार उस पर मुहर लगा देगी। दरअसल चीन दलाई लामा को अलगाववादी मानता है और कहता रहा है कि वो तिब्बतियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। चीन दलाई लामा को भारत में शरण दिए जाने का भी विरोधी रहा है और ये मुद्दा भारत और चीन के बीच तनाव की एक पुरानी वजह रहा है। भारत और चीन के बीच इस मुद्दे पर विवाद करीब 66 साल पहले शुरू हुआ, जब 1959 में चीन के खिलाफ तिब्बत में हुए विद्रोह और चीन की फौज के दमन के बाद दलाई लामा अपने हजारों अनुयायियों के साथ भागकर भारत आ गए और तब से वो धर्मशाला में रह रहे हैं, जहां उनकी निर्वाचित सरकार है। 1959 में दलाई लामा का तिब्बत से निकलना तिब्बत के लिए एक बड़ी घटना थी। इस दौरान चीन की सेना के दमन के खिलाफ तिब्बतियों की बगावत में हजारों तिब्बती बौद्ध मारे गए, कई लोगों को गिरफ्तार कर चीन की मुख्य भूमि ले जाया गया। 80,000 से ज्यादा लोग तिब्बत से भागकर भारत आ गए। दलाई लामा ने धर्मशाला के मैक्लियोडगंज में तिब्बत की निर्वाचित सरकार का गठन किया और तिब्बती बौद्धों के सबसे बड़े धार्मिक और राजनीतिक प्रमुख बन गए। दलाई लामा का जन्म 6 जुलाई 1935 को तिब्बत के तख्तसर इलाके में एक किसान परिवार में हुआ था। उनका जन्म का नाम लामा थोंडुप था। वो जब 2 साल के ही थे तभी उन्हें 13वें दलाई लामा द्वारा छोड़ी गई निशानियों के आधार पर खोज में उनका अवतार चुन लिया गया। 14वां दलाई लामा चुने जाने के बाद उन्होंने अपना नया नाम चुना, जो था तेंजिन ग्यात्सो। 1950 में जब वो 15 साल के थे तो तिब्बत पर चीन के कब्जे के बाद दलाई लामा ने तिब्बत का राजनीतिक नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया। 1954 में माओ त्से तुंग और अन्य चीनी नेताओं के साथ शांति वार्ता के लिए वो बीजिंग गए, लेकिन बात नहीं बनी। 1959 में तिब्बत में विद्रोह नाकाम होने के बाद वो भागकर भारत आए और धर्मशाला में निर्वाचित सरकार बनाई। शांति और अहिंसा के विचारों को दुनिया भर में फैलाने के लिए 1989 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2011 में उन्होंने अपनी राजनीतिक भूमिका निर्वाचित सरकार के लिए छोड़ दी और आध्यात्मिक नेतृत्व ही अपने पास रखा। 2024 में वो इलाज के लिए अमेरिका गए। उसके बाद से उनके उत्तराधिकार पर नए सिरे से चर्चा तेज हुई और 6 जुलाई को 90वें जन्मदिन से 4 दिन पहले अपने उत्तराधिकार के मसले पर उन्होंने अहम फैसले का ऐलान किया। तिब्बती बौद्ध मानते हैं कि दलाई लामा मृत्यु के बाद अवतार लेते हैं, जिन्हें एक स्थापित प्रक्रिया के आधार पर चुना जाता है। परंपरा के तहत दलाई लामा अपनी मृत्यु से पहले अपने उत्तराधिकारी को चुनने के लिए कुछ अहम निशानियां छोड़ जाते हैं और भी कई इससे जुड़ी परंपराएं हैं, जिनके आधार पर उनके अवतार का चुनाव होता है। अधिकतर तिब्बती बौद्ध, चाहे वो तिब्बत में रह रहे हों या फिर निर्वासन में, वो अपनी धार्मिक परंपराओं में चीन के दखल से नाराज रहे हैं। और अब वापस चलते हैं अपनी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल के पास। धन्यवाद सुशील। आपको अब बता दें कि आज टॉप स्टोरी में शाम को 6 बजे मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ेगा न्यूज हेडक्वार्टर्स में। आप जुड़े रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।